वो बंद नमस्कार दोस्तों। आज हम लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य क्या होता है तथा इसकी अवधारणा क्या होती है, इसके कितने रूप हैं, एक एक विषय पर हम विधिवत बात करने की ओर आज अग्रसर हुए हैं। और हम केवल बात ही नहीं बल्कि एक एक बिंदु को समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यह एक बड़ा टर्म है। साथ ही साथ इसमें विविध पक्ष भी शामिल हैं, और उन विविध पक्षों को ध्यान में रखते हुए यदि हम देखें तो इसका एक विस्तृत रूप हमें आगे चलकर दिखाई देता है। तो हम अपने विषय अर्थात उन बिंदुओं की ओर आते हैं जिस पे बात करने के लिए आज हम और आप उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जनपदीय साहित्य और लोक साहित्य दोनों जो शब्द हैं वो किस ओर इंगित करते हैं, किस तरफ ये बात करने की कोशिश करते हैं, इस पर बात अपनी रखते हैं। जनपदीय साहित्य और लोक साहित्य दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है साहित्य। साहित्य को समझने से पहले हम लोक और जनपदीय को भी समझ लें तो ज्यादा ही बात अच्छे तरीके से समझ में आती है, क्योंकि यह टर्म छोटा नहीं बल्कि एक विस्तृत फलक की मांग करता है। और वह विस्तृत फलक हमारे समाज से, हमारे उन समाज में विद्यमान लोगों की ओर इशारा करता है जिनकी एक जीवन भूमि, या ऐसा कहा जाए कि जिनकी एक अपनी पहचान जन्मभूमि से रही है। वैसे ये लोग अमूमन देखा जाए तो किताबों में या जो विद्वानों के बीच एक चर्चा का विषय हमेशा से बना रहा है कि जनपदीय साहित्य या लोक साहित्य में जिन बिंदुओं की बात की जाती है उनमें मुख्यतः किन फलकों को सामने लेकर आया जाए। तो आज इन्हीं चर्चाओं के ध्यान रखते हुए इन चर्चाओं पर हम आज बात करते हैं। तो जनपदीय साहित्य, जनपदीय साहित्य यदि देखा जाए तो यह एक बड़ा बिंदु है, और बड़ा बिंदु होने के साथ साथ यह एक ऐसे फलक की ओर इशारा करता है जिसमें एक बड़े जनजीवन की जीवन शैली जुड़ी हुई होती है। जनपदीय कहने का मतलब होता है जो जनपद। इस देखिए, कोई भी साहित्य के जो भी टर्म है, जो भी शब्दावली है, उनके भीतर जो निहित नेतार्थ है उसको जब तक हम नहीं समझ जाते तब तक हमें परेशानियां ही झेलनी पड़ती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जनपदीय कहने का तात्पर्य जो है वह जनपदीय से क्या नेतार्थ निकलता है। तो इस बिंदु पर हम बात रखते हुए यह कहना चाहेंगे कि जनपद का तात्पर्य क्या है। तो जनपद, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी इस बात को देख सकते हैं कि जनपद कहने का मतलब है एक ऐसे समुदाय या एक ऐसे अ, 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 लोगों का समूह जहां एक साथ एक स्थान पर या एक एक निश्चित दायरे में निवास करते हों, तथा विविध धर्म और विविध जीवन शैली होने के बावजूद भी आपसी संस्कृति और सभ्यता को एक साथ जीते हों। अगर इसको हम साधारण भाषा में कहें तो जनपदीय में ई प्रत्यय हटाया जाए तो ये जनपद है। जनपद का आज की अगर शब्दावली में देखा जाए तो इसका अर्थ डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसा कि यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कहने का मतलब है जिला से, जिला जो एक जनपद का हमें अवलोकन कराता है। लेकिन यह जो जनपद है, ये जनपद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है लोक, जन, और दूसरा है पद। यानी जन और पद, इन दो पदों से मिलकर कहीं ना कहीं जनपद की एक भावधारा निर्मित हुई है। अब इन दो पदों को यदि हम जान ले, पहचान ले, समझ ले तो निश्चित तौर पर जनपद को हम समझ सकते हैं।
और यदि जनपद को समझ जाएं तो हम जनपदीय को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा कि जन जन शब्द जो पहला यहाँ पर टर्म आ रहा है जन। जन का अर्थ ही है लोग, जन, जनता या जन समूह। जब इस तरह की बात हम करते हैं तो इस तरीके का एक शब्द आता है लोक या जन समूह। तो ये कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही, इसमें एक समूह की बात की जा रही, अर्थात एक लोगों का विधिवत समूह, लोगों का एक एक ग्रुप या समुदाय जिसे कहते हैं। इस तरह की शब्दावली की ओर हमारा ध्यान ये आकर्षित करता है। वहीं यदि पद की बात की जाए, पद, तो ये अ, अमूमन जो शब्दावली है इसके लिए वो कहीं ना कहीं स्थान या पद से निर्मित बातें करता है। यानी एक ऐसा स्थान जो कोई वैसे देखा जाए तो पद का मतलब हुआ पैर के जो निचला भाग है, हम उसी को आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जन के साथ पद लगा हुआ है, ये पैर के निचले भाग की ओर संकेत नहीं कर रहा है, बल्कि स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो जनपद, अब दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो जनपद की जो अवधारणा हमारे ज़हन में बनती है वह यह है कि जनपद उस स्थान को कहा जाएगा जो लोगों का एक साथ रहने का या एक निश्चित स्थान पर रहने की अवधारणा को विकसित करता हो। अर्थात वह स्थान जहां पर लोग या लोगों का समूह एक साथ एक पर्टिकुलर या एक अस्थाई निवासी के रूप में निर्मित हो, एक अस्थाई निवासी के तौर पर रहते हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी अवधारणा के रूप में यहाँ पर दिखाई भी पड़ता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं जो जैसा कि यहाँ पर बात कही भी गई है कि वह स्थान जिस पर लोग या जन समूह कुछ दिनों तक रहते हुए धीरे धीरे वहां पर अस्थायित्व या वहां का निवासी बनकर उस स्थान को अपने प्रभुत्व में ले लेते हैं। प्रभुत्व का मतलब होता है कि वो अपनी पहचान अब उस स्थान के तौर पर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो वो उत्तर प्रदेश बताता जरूर है लेकिन वह अपने निश्चित स्थान को भी इंगित करता है। जैसे कोई जिला हो, कोई पर्टिकुलर गांव हो, उसको भी वो साथ में जोड़ता है। इससे जोड़ने का मतलब यह हुआ कि वह उस स्थान विशेष का पहचान देना चाहता है जिस स्थान विशेष से वह जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोक या जनपदीय का तात्पर्य ही वह है कि उस स्थान के बारे में जिक्र करना, उस स्थान को बताना जिस स्थान से उसका अपना एक खास जुड़ाव हो, खास उसकी एक पहचान हो। इसी में एक शब्द जो इस्तेमाल होता है कि अगर इसको मोटे तौर पर देखा जाए परिभाषा के तौर पे, तो ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा भूखंड है जहां पर रहने के लिए जो जन है, जन मतलब जनता, लोग, जो कुल, जनजाति, इस तरह के लोगों के रहने के लिए स्थान क्षेत्र को निश्चित कर दैनिक क्रियाकलापों, दैनिक का अर्थ हो यहाँ पर यह होता है कि जो रोजमर्रा के जीवन में वो जी रहे हों, उसमें खुशी भी है, दुख भी है, परेशानी भी है, रहन सहन भी है, खान पान भी है, तीज त्योहार भी है। यानी जितने भी क्रियाकलाप वो अपनी दिनचर्या में करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उन सभी को यहाँ पर इंगित किया जाता है। तो इस तरह की क्रियाकलापों को करते हुए वो अपने मूल जीवन की ओर, मूल जीवन को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी क्रम में हम यह भी देखते हैं कि वो सिर्फ वहां पर खुशी ही नहीं मनाते, बल्कि दुख भी है, उसमें आपसी मनमुटाव भी है, आपस में एक दूसरे से लगाव भी है। तो ये पूरा पूरा जो भी एक संस्कृति दिखाई पड़ती है, एक तरीके का जो उनका व्यवहार और आचरण दिखाई पड़ता है, आपस में एक दूसरे के साथ जो जीवनचर्या दिखाई देती है, इस तरह के सारे समूह को कहीं ना कहीं हम जनपद या जनपदीय रूप में इंगित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को हम देखते हुए यह जिक्र कर सकते हैं या इस बात को
इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करा सकते हैं कि जनपदीय जो कहने का तात्पर्य है, जनपद तो एक पर्टिकुलर स्थान से हो गया, जन जहाँ पे लोगों का एक समूह रहता हो। लेकिन जब जनपदीय हम बात करते हैं तो जनपदीय एक बड़ी अवधारणा है और इस बड़ी अवधारणा होने के साथ-साथ इसमें जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है, उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको यदि हम एक परिभाषा के तौर पर देखें तो इसमें इस बात की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है कि एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन रहने के लिए एक अस्थायी निवास बनाता है, उस खास क्षेत्र या स्थान को जनपद कहते हैं। सीधा सीधा से बात है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी जन या कोई भी लोगों का एक समूह जब एक स्थान पर वो नियुक्त हो जाता है, एक स्थान पे स्थायित्व के रूप में अपने को पाता है, अब उसकी ये धारणा होती है कि अब हमें इस स्थान पे ही अपनी जीवनचर्या को निभाना है या क्रियाकलाप करना है, तो इस तरह का जब सोच उसे विकसित हो जाता है, तो वो कहीं न कहीं जनपद का रूप ले लेता है। कहने का मतलब है जनपद एक स्थान विशेष को ध्यान कराता है, लेकिन जैसे ही वह एक स्थान पे रहते हुए आपस में क्रियाकलाप करना चालू कर देता है, एक दूसरे के साथ जुड़कर उन सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को परिणति करने लगता है, यानी आपस में सभी क्रियाकलापों को भोगता है। भोगना एक इसका मतलब होता है कि रोजमर्रा के जीवन में अपनाता है, करता है। तो इस तरह का जो भी रूप दिखाई देता है, जो भी एक परिवेश दिखाई देता है, वही कहीं न कहीं जनपदीय साहित्य की ओर इंगित करता है, सॉरी जनपदीय की तरफ इंगित करता है। कहने का मतलब है कि जनपदीय कहने का अर्थ ही है कि वह स्थान या वह एक निश्चित दायरा, एक निश्चित परिवेश जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक बड़े क्षेत्र में निवास करे तथा अपने रोज दिनचर्या के कार्यों को करते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बिंदुओं को कहीं न कहीं अपने जीवन में जीते हुए अगर वह अनेक प्रकार की क्रियाकलापों को करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इस तरह की जो भी परिवेशिक स्थिति को हम देख पाते हैं, वो सभी के सभी जनपदीय अवधारणाओं की ओर इंगित करता है। लोक भी इसी से जुड़ा हुआ है। लोक कहने का मतलब ही है लोगों से, यानी उसी जन से, उसी आम जनजीवन के व्यक्तित्व से, जो एक ग्रामीण परिवेश में रहता है, एक सामाजिक परिवेश बनाता है और उस समाज में जीते हुए रोजमर्रा के जीवन को जीते हुए अपने क्रियाकलापों को करते हुए अपना एक निश्चित स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो इस तरह का जो भी परिवेश दिखाई पड़ता है वही लोक जीवन है या जनपदीय जीवन है। तो इस तरह से हम एक जनपदीय की छोटे-छोटे रूप में मोटे तौर पे अवधारणा को समझा। देखिए जनपदीय साहित्य समझने से पहले जनपदीय को हमने इसलिए समझा कि जनपद होता क्या है या जनपदीय रूप कैसे बना है, लोक कहने का मतलब क्या है, इसके पीछे एक प्राचीन अवधारणा भी है और उस प्राचीन अवधारणा को जब तक हम नहीं समझते हैं, तब तक बात पूरी परंपरागत रूप से सामने नहीं आती है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा प्राचीन स्थिति या प्राचीन समय की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम उस ओर नहीं जाते या उस उधर की तरफ बात नहीं करते, तब तक हम बात को मुकम्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस क्रम में हम आगे यह ध्यान रखने की कोशिश करें कि जो जनपदी अवधारणा निर्मित हुई है या जनपदी कहने का तात्पर्य जिसको हम जन या लोक से जोड़ रहे हैं, वो कैसे निर्मित हुई है? अचानक तो उसका परिरूप दिखाई नहीं पड़ा होगा। वो कहाँ से आई? कैसे उत्पन्न हुई? या उसकी अवधारणा थी क्या? उसका क्या रूप दिखाई पड़ता है? तो इसको समझने के लिए हमें अपने भारतीय संस्कृति या कहीं न कहीं भारत और अन्य देशों की जो एक संस्कृति रही है, सामाजिक व्यवस्था रही है, समाज के डेवलपमेंट में, जो समाज के उत्थान में जो क्रियाकलाप का एक युग दिखाई पड़ता है, हमें उस तरफ थोड़ा-सा जाने की कोशिश करना होगा। और इसके लिए हमें लगता है कि एक बड़ी अवधारणा है, जिसमें प्राचीन से लेकर मध्य और मध्य से लेकर फिर आधुनिक की ओर हम देख पाएँगे। जैसा कि अगर थोड़ा-सा मैं ध्यान दिलाने की कोशिश करूँ, तो आप समझ पाएँगे इस बात को जिधर मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि प्राचीन सभ्यता में यदि सामाजिक परिवेश को देखने की बात की जाए,
तो बहुत ही अच्छी बात इस पे राहुल साकृत्यायन जी ने अपनी किताब मानव समाज में या मानवीय जो अवधारणा है, इसी में श्यामचंद्र दुबे की भी एक किताब आती है, तो उसमें भी मानव धर्म और संस्कृति नाम से, तो उसमें भी इन्होंने एक जिक्र किया है। तो उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो मानवीय सभ्यता है, मानव का एक समाज है, वो किस तरीके से निर्मित होता है। तो इस ओर उन्होंने 3 रूप प्रस्तुत करते हैं और 3 रूपों में बाँटते हैं। एक तो प्राचीन, एक मध्य और एक है आधुनिक। प्राचीन जो मानवीय समाज है, मानव का स्वरूप है, उसको भी उन्होंने 3 रूपों में बाँटा है। एक को जंगली जीवन कहते हैं, दूसरे को उन्होंने बर्बर समाज या बर्बर मानव कहा है, तीसरे को सभ्य मानव या सभ्य समाज कहा है। जो जंगली मानव है, वो किस तरीके का स्वरूप उसके यहाँ दिखाई पड़ता है या किस तरीके की भावना या किस तरह के परिवेश देखने को मिलता है, इसको यदि हम समझते हैं, तो कहीं न कहीं जन और जनजीवन की जो आज की परिवेश या परिस्थिति या अवधारणा दिखाई पड़ती है, इसको आसानी से समझने में हमें मदद मिलती है। तो जो जंगली मनुष्य था, जंगली जो समाज था, वो अचानक किस तरीके से बर्बर समाज में या सभ्य समाज में परिणित हो गया, तो इसको हम समझने की कोशिश जब तक नहीं कर पाते, तब तक बात मुकम्मल हो नहीं पाती। और जब तक हम इस अवधारणा को नहीं समझ जाते, तब तक हम जनपदीय साहित्य को समझने की कोशिश करना निरर्थक होगा। तो इसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं।